राम राम जी सारान। और क्या हो? बढ़िया होगा उम्मीद करूं। तो कल अपन लगभग बात कर ली विषाणु वाले जीवाणु चैप्टर कंप्लीट कर लियो। विषाणु की बात करानी तो विषाणु की बात करूं पहला एक तो थाने पता काल नवड़ी है तो सारा नवड़ी की राम राम। बढ़िया एंजॉय करो। आप होली थारी जिंदगी में खुशियां रंग लेके आवे, बढ़िया तैयारी करो, अगली होली मनाओ जिंदे सारा सर्विस लगेड़ा हो। आज दुआ करा आप तो ठीक है। और बढ़िया आपकी होली एंजॉय करो, एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करो, ठीक है। चलो टॉपिक पर आवा। विषाणु जनित रोग, मानव रोग। चलो 2 क्लास होगी अपनी, तीसरी क्लास में आपको बात करा चौथी क्लास में बात करा मानव जनित रोग के बारे में, ठीक है। अब देखो मानव रोग के बारे में पर बात करा तो इन बारे में आप जीवाणु कंप्लीट कर लिया है। अब बात करा विषाणु जनित रोग यानी कि वायरस जनित रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग। तो पहला विषाणु जनित रोग के बारे में पढ़ना, पहला आप 2-4 बातें विषाणु की पढ़ लें। देखो पहली बात है विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। क्या कहलाता है जी? वायरोलॉजी, वायरस वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान। विषाणु की खोज इवॉन विस्की याद हो ही गया होगा। कैसे? विस्की को पकड़ लो, वैसे नहीं पकड़नी, नाम याद करने के लिए पकड़नी है, इवॉन विस्की, ठीक है। अब आपको पता है बंदा विस्की पीता है तो उल्टे सीधे फिर काम करता ही है, उसी प्रकार से इसने भी ऐसा ही किया होगा। कुछ पता चला नहीं किसकी खोज करनी है, उसी प्रकार से इस भाई साहब ने विषाणु की खोज कर दी। चलो जी, अब आपको पता है या नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इसने जिस विषाणु की खोज की थी उसका नाम था TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या नाम था? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। ये किस में पाया गया था? ये पाया गया था तंबाकू के पौधे की पत्तियों में। किसमें? तंबाकू के पौधे की पत्ती से इसने इसकी खोज की थी, पत्तियों में पाया गया था। तंबाकू, ये आपको पता है बंदा पहले विस्की पी के सेट है, ऊपर से तंबाकू की ओर, ठीक है, जरूरत पड़ी होगी तंबाकू की, उसी के पास गया होगा, वहां से देखा तो उसने TMV की खोज कर दी। सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब सीक्वेंस बनाने के लिए विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी, खोज इवॉन विस्की। इवॉन नाम का बंदा था, विस्की पी रखी थी, उल्टी सीधी खोज कर दी, जरूरत तंबाकू की पड़ी थी, तंबाकू के पौधे के पास गया, देखा तो पौधे की पत्तियों में उसको TMV नजर आ गया। ये TMV क्या है, ठीक है। तो उसने देखा कि TMV टोबैको मोज़ेक वायरस है, उसे इसने पता लगा दिया भाई ये एक प्रकार का विषाणु है। टोबैको मोज़ेक रोग होता है, इससे पौधे के अंदर, तंबाकू के पौधे की पत्तियों इससे प्रभावित होती है, ठीक है। टोबैको मोज़ेक रोग होता है इस विषाणु से, जो किसमें होता है? तंबाकू के पौधे में होता है, और प्रभावित क्या होती है? उसकी पत्तियां होती है, ठीक है जी। इतनी बात हो गई। अब वायरस के बारे में आगे बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि पहले खोजा गया वायरस कौन सा था? तो TMV था। किसने खोज की थी? इवॉन विस्की ने की थी। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बात करते हैं। वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। योजक कड़ी का मतलब होता है ये सजीव की तरह भी व्यवहार करता है और निर्जीव की तरह भी व्यवहार करता है। इतनी बात क्लियर? योजक कड़ी का मतलब है तो सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाली कड़ी, यानी कि ये इसमें सजीव के भी गुण पाए जाते हैं और निर्जीव के भी गुण पाए जाते हैं। तो सजीव के गुण मतलब इसमें DNA, RNA या न्यूक्लिक पदार्थ, DNA, RNA, न्यूक्लिक पदार्थ पाए जाते हैं। DNA भी पाया जा सकता है, RNA भी पाया जा सकता है। तो ये पता है आपको कि सजीव में DNA पाया जाना एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो निर्जीवों में नहीं पाया जाता, जो सजीव और निर्जीव को अलग करते हैं। रीट मेंस में अपना टॉपिक लगता है सजीव और निर्जीव में, तो जब अपना ये सिलेबस जेल प्रहरी का पूरा होगा उसके बाद में जब रीट के अपने करेंगे तो वहां पर अपने सजीव निर्जीव की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है जी सर जी, ये तो बात आ गई। निर्जीव का क्या? सजीव का तो बता दीजिए DNA, न्यूक्लिक पदार्थ पाए जाते हैं। निर्जीव बाहरी वातावरण में निष्क्रिय अवस्था में रहता है। मान लीजिए कहीं पड़ा है तो वहां पे पड़ा है, बाहरी वातावरण में क्या निष्क्रिय अवस्था में रहता है, ये कोई क्रिया नहीं करता, बस निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। इस वजह से ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। चलिए जी, बाकी इसके बारे में वायरस अपना अलग से टॉपिक लगता है, उसके बारे में बात करेंगे उस टॉपिक में। अभी अपने वायरस जनित रोगों के बारे में बात करने तो अपने वायरस की मैंने आपको 4-5 मोटी-मोटी बातें बता दी। और कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। पूछा गया क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद बताइए, तो उसमें एक वायरस भी होता है, ठीक है, यानी कि ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। वैसे कोशिका सिद्धांत का पालन वायरस तो करता ही नहीं, इसके अलावा एक RBC है वो भी नहीं करती, ये भी आप ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। RBC भी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करती, क्योंकि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता।
ठीक है, ये बात अपने रक्त में करेंगे। अब इसके बाद में आगे बात, वायरस जनित रोगों पर प्रतिजैविक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने जीवाणु जनित रोगों में बात की थी कि जीवाणु जनित रोग होते हैं उस पर प्रतिजैविक असर करती है, इस पर प्रतिजैविक असर नहीं करती, यानी कि एंटीबायोटिक्स दवाइयों का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता वायरस जनित रोगों से। इतनी बात आई समझे। चलिए अब आगे बात करते हैं वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। अभी ये रोगों के नाम लिखे हुए हैं, उसके बाद में अपने एक एक रोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है। एड्स वायरस जनित रोग है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम। उसके बाद में आता है चेचक, चेचक के बाद में इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के बाद में पोलियो, पोलियो के बाद में डेंगू ज्वर, डेंगू ज्वर के बाद में पीलिया, पीलिया के बाद में रेबीज, रेबीज के बाद में मेनिंजाइटिस, फिर ट्रेकोमा, फिर छोटी माता, फिर खसरा, फिर गलसुआ, फिर जननांग हार्पिस, जेनेटाइल हार्पिस, कोरोना, जुकाम, सारस, माइक्रोसिफेली और जिका वायरस से भी रोग होता है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू ज्वर, पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस, ट्रेकोमा, छोटी माता, खसरा, गलसुआ, जननांग हर्पिस, जेनेटाइक हर्पिस, कोरोना, जुकाम, सारस, माइक्रोसिफेली, ये रोग होते हैं वो वायरस के द्वारा होते हैं। अब अपने इसके बारे में चर्चा करते हैं, एक एक वायरस को, एक एक रोग को उठाकर, इसमें कौन सा वायरस होता है, कौन सी जांच होती है, कौन से उपचार होते हैं, कैसे फैलता है, सभी के बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको आई समझ में। अब इसमें से देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बनता है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, खोज 2, 3, पीएमवी 4, फुल नेम 5, तंबाकू के पौधों में 6, योजकड़ी 7, न्यूक्लिक अम्ल 8, बाहरी वातावरण 9, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता 10, प्रतिजैविक प्रभाव नहीं पड़ता 11, और इन रोगों में से एक क्वेश्चन और बनता है 12। इस स्लाइड में से आपको लगभग 12 क्वेश्चन मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो पहला स्क्रीनशॉट ले लिया, करा क्या रोग बात। तो पहले रोग किसका बनो, एड्स बात करा। एड्स, एड्स, AIDS, पूरा नाम याद रखना है आपको, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या इम्यूनो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनिटी, D फॉर डेफिशिएंसी और S फॉर सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम, ये है एड्स का इंग्लिश में पूरा नाम। हिंदी में भी याद कर लेते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, एक्वायर्ड उपार्जित इम्यूनिटी प्रतिरक्षा न्यूनता डेफिशिएंसी और संलक्षण का मतलब होता है सिंड्रोम। एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि सिंड्रोम का अर्थ क्या है, तो सिंड्रोम का अर्थ होता है बच्चों रोगों का समूह है, रोगों का समूह है। देखो ये जो लिखा हुआ है उसको बताने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं। एड्स रोग की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट, अगर मान लीजिए एड्स रोग किसी को होता है तो वो किसको प्रभावित करता है, वो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं। प्रतिरक्षी क्या कोशिकाएं क्या होती है, प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। किससे लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, जब बंदे को एड्स रोग हो जाता है या उसका वो शिकार हो जाता है तो उसमें जो वायरस होता है वो शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षाई अणु जो होते हैं, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है, उनको टारगेट करता है, उनको नष्ट करता है, जिससे क्या होता है हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। उसकी कमजोर होने की वजह से क्या होता है, जब वो कमजोर हो जाता है तो बाहरी वातावरण के जितने भी रोग कारक होते हैं वो उस रोगी पर अटैक करते हैं और रोगों को एक से ज्यादा अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिससे कि वो उस रोगों से लड़ नहीं पाता। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है तो डायरेक्ट सी बात है, अभी रोगों से लड़ नहीं पाएगा। ठीक है, ये है सारी बात। चलिए अब अपने आगे बात करते हैं। वायरस कौन सा होता है, वायरस होता है सर इसमें HIV। कौन सा वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी ऑफ वायरस, ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी ऑफ वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी ऑफ वायरस, F फॉर
H for human, I for immuno, V for deficiency of a virus, immunodeficiency of a virus। ये कौन सा वायरस है? पहला आपको ध्यान रखना है रिट्रोवायरस या पश्च विषाणु। कौन सा? रिट्रोवायरस या पश्च विषाणु। रिट्रोवायरस या पश्च विषाणु होता है। अब आप पूछोगे कि पश्च विषाणु का मतलब क्या है? पश्च विषाणु का मतलब रिट्रोवायरस है। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि इसके पास है ना एक एंजाइम पाया जाता है, जिसका मतलब होता है, जिसका एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उस एंजाइम के पास क्या शक्ति होती है कि जो रोगी के अंदर या बाहरी भी किसी भी HIV जिसके अंदर अटैक करता है ना, तो उसका जो कोशिका का DNA होता है और अपना जो RNA होता है उसको बदल देता है उसके साथ, मतलब उसकी फोटोकॉपी कर लेता है। ये 12th क्लास की बात है, तो आपको इसको ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिट्रोवायरस का मतलब ये होता है। दूसरी बात, दक्षिण अफ्रीका के बंदरों में इसको पाया गया या खोजा गया। HIV को कहां पे? दक्षिण अफ्रीका के बंदरों में। दक्षिण अफ्रीका के बंदरों में। इसमें न्यूक्लिक पदार्थ आपने अभी मैंने पीछे आपने बताया था, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि न्यूक्लिक पदार्थ उसमें क्या होता है? या तो RNA होता है या DNA होता है या प्रोटीन। इसमें क्या होता है? RNA में प्रोटीन पाया जाता है, न्यूक्लिक पदार्थ। मतलब ये सजीव की बात व्यवहार कर रहा है। ठीक है जी। HIV की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट गैलो ने इसकी खोज की थी। किसकी? HIV की। अगर वायरस की खोज पूछे तो इवोन विस्की ध्यान रखना है। TMV की खोज पूछे तो इवोन विस्की ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अपने बात HIV की कर रहे हैं, तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो ने की थी। एड्स रोग होने के कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण, असुरक्षित यौन संपर्क से। असुरक्षित यौन संपर्क से देखो कैसे। मान लीजिए कोई HIV पॉजिटिव है, वो किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जो नेगेटिव है, तो उसको भी एड्स रोग होता है। एड्स एक संक्रामक रोग है, लेकिन ये शून्य मात्रा से नहीं फैलता। ठीक है, शून्य मात्रा से नहीं फैलता। तो कैसे फैलता है? ये फैलता है, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये बातें उसको बताने के बाद में आपको समझ में आएगी, ध्यान से समझना है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के द्रव होते हैं। एक तो होता है रक्त, एक होती है लार, और एक होता है वीर्य या सीमेन। ये 3 चीजें होती हैं जिनके ट्रांसफर से क्या होता है? HIV फैलता है। रक्त, अब यहां पे सीमेन है, वीर्य है, तो ये मान लीजिए किसी HIV पॉजिटिव बंदा है, उसके माध्यम से दूसरे बंदे के अंदर, फीमेल के अंदर जाएगा, उस फीमेल के द्वारा किसी और मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, कैसे भी आगे इस प्रकार से बढ़ता रहता है। आगे बात करेंगे कैसे होता है। सीधी सी बात है, असुरक्षित यौन संपर्क से, इसमें वीर्य आ गया। अब रक्त, संक्रमित सुइयों के द्वारा, उसमें रक्त की बात कर रहा है। संक्रमित सुइयों का मतलब क्या होता है? आजकल आपको पता है हमारे आसपास में या माहौल में आप देख रहे हैं नशा वगैरह बहुत हो रहा है, मेडिकल नशे की बात हो रही है। वहां पे क्या होता है? जैसे मान लीजिए संक्रमित सुइयां क्या होती है? एक बंदे ने इंजेक्शन लगा दिया, उसी सुई के द्वारा दूसरे बंदे को इंजेक्शन लगा दिया, तो भी एड्स फैलता है। उसी सुई से किसी और ने इंजेक्शन लगा दिया, तो भी एड्स फैलता है। यानी कि संक्रमित सुई का मतलब ये है, एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद उस सुई का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो नशे करते हैं वो खास करके इस चीजों का करते हैं। इसके बाद में मां के जो गर्भ में शिशु पल रहा होता है, उससे भी हो जाता है। यानी कि मान लीजिए उस शिशु की मां जो HIV पॉजिटिव है, तो वो HIV पॉजिटिव भ्रूण के अंदर भी अपरा के द्वारा चला जाएगा, अपरा प्लेसेंटा आमल। ठीक है, रक्तदान में अनियमितता, यानी कि कभी आप ब्लड डोनेट करते हो तो उस ब्लड डोनेट करने से पहले आपकी HIV की जांच की जाती है। अगर आप HIV पॉजिटिव पाए जाते हो तो आपका ब्लड नहीं डोनेट किया जाता या आपका ब्लड नहीं लिया जाता। ठीक है, किसी को आप ब्लड वैसे दान करते हो या रक्तदान शिविर में आप जाते हो, वहां पे भी आपकी HIV की टेस्ट की जांच होती है। ठीक है, तो उसमें अनियमितता कई बार अपने उसमें असावधानी बरत देते हैं, उससे वजह से भी फैल सकता है। चलिए, अब होता क्या है इससे, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये बात मैंने लिखी है। क्या लिखा है? यह शरीर में प्रतिरक्षी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। जैसे ही HIV मानव शरीर के अंदर पहुंचा, तो वो क्या करता है? डायरेक्ट प्रतिरक्षी कोशिकाओं को क्या करता है? नुकसान पहुंचाएगा, जिससे शरीर में प्रतिरक्षी क्षमता कमजोर हो जाती है। यानी कि प्रतिरक्षी अणुओं की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रोगों से लड़ने की क्षमता भी क्या हो जाती है? वो HIV वायरस है, वो क्या कर रहा है? अपनी संख्या में लगातार वृद्धि कर रहा है शरीर के अंदर जाकर, और वो किसको टारगेट कर रहा है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षी कोशिकाएं कौन सी होती है? WBC होती है। उन WBC को क्या करता जाता है? वो नष्ट करता जाता है। क्या करता जाता है? नष्ट कर जाता है, जिससे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, तथा सभी प्रकार के रोगाणु उस शरीर को प्रभावित करते हैं। फिर छोटे से छोटा रोग कारक कोई क्या होता है? उस बंदे पर अटैक करता है, और फिर क्या होता है? उसको तरह तरह के रोगों का सामना करना पड़ता है। इसलिए एड्स को सिंड्रोम बोला जाता है, यानी कि रोगों का समूह बोला जाता है। इतनी बात करिए हुई।
एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूं। HIV क्या करता है, मानव शरीर के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद उसमें उपस्थित जो WBC होती है मानव शरीर के अंदर, जो एक प्रतिरक्षी अणु या प्रतिरक्षी कोशिकाओं की भांति व्यवहार करती है, तो उसको खत्म करता है, उसको नष्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, ठीक है, और रोगों से लड़ने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और रोगाणु उस पर अटैक करते हैं और उसको प्रभावित करते हैं। दूसरी बात, रोगी का शरीर होता है वो जगह जगह से फूल जाता है। रोगी का शरीर होता है वो जगह जगह से क्या होता है, फूल जाता है। फिर क्या होता है, रक्त संचार में अनियमितता आ जाती है, जो रक्त का परिसंचरण है उसमें भी अनबैलेंस हो जाता है। तो बॉडी का सारा सिस्टम प्रतिरक्षा पर डिपेंड है, तो उसकी वजह से सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। ठीक है जी। इसका होता है परीक्षण या जांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिसा, ELISA, एलिसा या एलाइजा, इसको एलाइजा भी बोलते हैं और एलिसा भी बोलते हैं। एलिसा की फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में के बारे, एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसोर्वेंट ऑफ एसे। क्या, एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसोर्वेंट ऑफ एसे। E फॉर एंजाइम, L फॉर लिंकेड, I फॉर इम्यूनो, S फॉर सोर्वेंट, A फॉर ऑफ एसे। ये आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक पेस्टिन ब्लास्टिंग टेस्ट होता है, जो क्या होता है, इसका निश्चयात्मक परीक्षण या कंफर्मेशन टेस्ट होता है इसका। ये पूछा गया था, पेस्टिंग ब्लास्टिंग निश्चयात्मक परीक्षण। PCR, ये भी एक टेस्ट है, पॉलीमर चेन रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना, ज्यादा आप एक इसको ध्यान रखना है, किसको ध्यान रखना, इसका ध्यान नहीं रखो तो भी काम चल जाएगा पर। उपचार उपचार क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि इस पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती, तो सर फिर असर ही नहीं करती, दवाइयां देते क्यों है ना। देखो पहले नाम देख लो, आप याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सुरामिन, स्टाइलोस्पोरिन, रिबाइडिन, अल्फा इंटरफेरोन, एजिडाइथाइमिन, ये मेडिसिन के नाम है। इतना औखा नाम है नहीं, क्या करना याद रखना पड़सी, नौकरी लागू है तो नौकरी लागू है तो याद रखना पड़सी। एक एक रोका सोका किए करके दिमाग पर अटका लियो, ठीक है, याद रह जाएगा। नौकरी लाग जाए बाद में कोई कौन पूछा अपन, ठीक है, तो एक अपना नौकरी लागना जरूरी है, जो बाद में कोई दिक्कत को नहीं। कोई अपन कौन पूछा है एड्स की फुल फॉर्म बताओ, HIV की फुल फॉर्म बताओ, कोई कौन पूछा है, ठीक है। तो ये बात एक अपन वैसे याद रखना, नौकरी लगने वास्ते बाद में कोई कौन पूछा है, बाद में भूल जियो, ठीक है यार, याद रह जाएगा, भूलोगा भी कौन। अब इसमें इंजेक्शन, टिक्का, AZD का टिक्का लगता है, लिमुडिन का टिक्का लगता है, स्टिमुडिन का टिक्का लगता है, जुआडिन का टिक्का लगता है। इसमें आप AZD याद रख लेना बस एक, ठीक है। ART क्या है, ART की फुल फॉर्म होती है एंटी रिट्रोथेरेपी। एंटी रिट्रोथेरेपी इसका मतलब है एड्स की दवाइयों को बोला जाता है। ये सारी जो दवाइयां है ना, इसको ART बोला जाता है, एड्स की दवाइयों को, ठीक है। अब देखिए, हमने अभी जिक्र किया था कि विषाणु जनित रोगों पर एंटीबायोटिक असर नहीं करती, बिल्कुल सही बात की है, एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती, ठीक है। लेकिन फिर भी इसे दवाई क्यों दी जाती है, इससे रोगी को उस रोग से मुक्त नहीं किया जा सकता, रोगी को उस रोग से मुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका उम्र को कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है। रोगों से जो लड़ रहा है, उससे रोग हो रहे हैं, उसका तो खत्म जड़ से नहीं कर सकते, लेकिन उससे कुछ सामना कर सकते, उसकी उम्र को कुछ बढ़ा सकते हो आप। अब आप बोलोगे सर इसका पता कैसे चलता है, प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है। इसका लक्षण प्रकट, आप जैसे मान लीजिए एड्स से कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया ना, तो उसके बाद लक्षण प्रकट होने में 6 माह से लेकर 10 साल तक का समय लग जाता है। 6 माह से लेकर 10 साल तक का समय लग जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब जब तक लक्षण प्रकट नहीं होंगे, हमें अपने सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, एड्स जिस बंदे को है उसको सिम्टम नहीं दिखाई देंगे, तो फिर बंदे को पता कैसे चलेगा वो किस चीज का इलाज करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और जब लक्षण प्रकट होते हैं ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, यानी कि 10 साल तक का समय लग जाता है। और जैसे ही लक्षण प्रकट हुए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, कुछ नहीं कर सकते उसमें, बस थोड़ा बहुत दवाइयां वगैरह उसकी उम्र को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं। और आजकल का मानना ये बोल रहा है, जो टारगेट चल रहा है, जैसे आपको पता है हॉस्पिटल्स वगैरह में एड्स के बारे में बहुत आपको ऐड दी होती है कि इसका सबसे बड़ी बात यह की है कि इसका जो उपचार क्या है, इसका बचाव इसका उपचार है। सावधानी बरतो, बस सीधी सी बात है। जैसे असुरक्षित यौन संपर्क से दूर रहें, ठीक है, फिजिकल रिलेशन बनाने से अपने आपको उसको सावधानी बरतनी चाहिए, संक्रमित सुइयों का बचाव रखना चाहिए, भ्रूण जो है माता को उसको दवाइयां वगैरह से उसको सही करना चाहिए, रक्तदान के समय टेस्ट की जांच की जानी, मतलब इसके रक्त की जांच की जानी चाहिए। सावधानियां ही इसका, जिसका जितना आप बचाव करोगे उतना ही उसका उपचार है, ठीक है। आपको ये बातें भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। रोगी को लक्षण प्रकट होने में लगभग 10 साल का समय लग जाता है, और तब तक मैंने आपको बताया कि बहुत देर हो चुकी है। और जब लक्षण प्रकट होते हैं तो मैक्सिमम बंदा 3 या 6 मंथ पकड़ता है मुश्किल से,
ठीक है, तब तक सारा शरीर उसका हावी हो जाता है, उसको इतना इम्यून सिस्टम होता है वो सारा का सारा वीक हो जाता है, जिससे उसको उल्टी, घबराहट, बुखार, जितना वीकनेस सब कुछ उसको एक साथ ही हो जाते हैं। तो बंदे को सारा सिस्टम उसका प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल समाप्त हो चुका होता है। ठीक है, ये है इसका, एक ही लाइन में मैं बात कंप्लीट करूं तो आपको बोल दूं उपचार, इसका उपचार क्या है, इसका बचाव ही इसका उपचार है। इसके बारे में अपने आगे बात करते हैं। विश्व में इसकी राजधानी क्या है? विश्व में इसकी राजधानी है एड्स की युगांडा। पूछा गया क्वेश्चन, भारत में पूछे तो मुंबई। ठीक है, उसके बाद में सर्वाधिक रोगी कहां पाए जाते हैं? नाइजीरिया में, राजस्थान में जयपुर। देखो भारत में मुंबई क्यों है? आपको पता है भारत की दूसरी या फिल्म की इंडस्ट्रियल राजधानी कौन सी है? मुंबई है। फिल्म सिटी भी मुंबई को है। ठीक है, इस वजह से वहां पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तरह तरह के लोग आते हैं, तो इस वजह से भारत में मुंबई। राजस्थान में जयपुर क्यों है? जितने भी पर्यटक आते हैं, पर्यटक का मतलब समझते हो? ठीक है, पर्यटक का मतलब बाहर से देशी विदेशी घूमने आते हैं, वो जयपुर में आते हैं, और उस वजह से क्या होता है, जयपुर को इसके अंदर एड्स ज्यादा होने की संभावना है। इस वजह से असुरक्षित चीजों में, क्योंकि जिस बंदे को अपने जानते ही नहीं होते, ये बहुत ज्यादा फैलता है, और फैलता किस वजह से है? वेश्यावृत्ति के द्वारा ये ज्यादा फैल रहा है। तो आपको पता है बड़े शहरों में ये काम बहुत ज्यादा होते हैं, तो अब छोटे शहरों में ऐसा नहीं था, लेकिन बड़े शहरों में होते हैं। अपने क्या कर सकते हैं, तो अपने इसका बचाव रखना है और कुछ नहीं करना, ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको क्वेश्चन याद करने हैं। इसके अलावा अदर कोई आप में इसमें एक्टिविटी नहीं करनी भी, हाँ ये होता है वो होता है, अपने उसके बारे में ज्यादा नहीं ध्यान है, सिर्फ जो अपने को अपने लिए क्वेश्चन बनता है अपने को सिर्फ वो ध्यान रखना है, बस इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं। NACO ये होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय ना वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, वो इसको एड्स से संबंधित एनजीओ की तरह है। ठीक है, तो ये इस पे काम कर रहा है एड्स को रोकथाम के लिए। तो इसके लिए इन्होंने एक रेड रिबन ट्रेन भी चलाई थी। क्या चलाई थी? रेड रिबन ट्रेन चलाई थी। यहां पर अपना एड्स रोग कंप्लीट होता है। इसमें से हर लाइन के अंदर क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं देख लेते हैं। इस स्लाइड से अपने को कितने क्वेश्चन बनते हैं। एड्स का पूरा नाम 1, रोगों का समूह 2, हिंदी में नाम 3, 4, रिट्रोवायरस 5, दक्षिण अफ्रीका में पाया गया 6, बंदर में पाया गया 7, न्यूक्लिक कमल 8, रॉबर्ट गैलो 9। ठीक है, फैलने के कारण इनमें से कोई एक उठा लो 10। ठीक है, प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर 11। ठीक है, और जगह जगह फूल जाता है 12। ठीक है, इसके बाद में 13, 14, निश्चात्मक परीक्षण 15, दवाइयों में 16, ART फुल फॉर्म 17 और दवाइयों का समूह 18। ठीक है, लक्षण प्रकट होने में 19, विश्व में राजधानी 20, मुंबई 21, नाइजीरिया 22, जयपुर 23, महाराष्ट्र 24 और रेड रिबन 25। लगभग आपको इस स्लाइड से 1 से 25 क्वेश्चन मिलते हैं। इतने ज्यादा क्वेश्चन इस स्लाइड से मिल रहे हैं, 25 क्वेश्चन इस एक स्लाइड से। एड्स रोग के इसमें से एक क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस स्लाइड को ढंग से देख लेना, ढंग से पढ़ लेना इसको। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं अगले रोग के साथ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका। अब आगे बात करते हैं दूसरे रोग के बारे में, चेचक। कौन सा? चेचक। चेचक को स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं और बड़ी माता भी बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता। वायरस होता है इसमें वेरियोला। कौन सा? वेरियोला। ठीक है, इसके लक्षण क्या है? पूरे शरीर पर लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं। दो क्या होते हैं? त्वचा पर स्थायी होते हैं, यानी कि त्वचा पर स्थायी लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं स्थायी तौर पे। ठीक है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक में इसका वायरस ध्यान रखना है। उसके बाद में उपचार, रोगी को अन्य रोगों से दूर रखें, चेचक का टीका लगवाएं। चेचक का टीका लगवाएं। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। बस इसकी इतनी बात है। तो आपको यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? पहला, चेचक को क्या बोला जाता है? स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता, वायरस वेरियोला, शरीर पर लाल रंग के धब्बे क्या होते हैं? स्थायी। उपचार, रोगी को अन्य रोगों से दूर रखें, चेचक का टीका लगवाएं। खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। इस स्लाइड से आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन मिलते हैं। यहां से मैक्सिमम जितने मिलते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अब तक अपने पास लगभग 9 और 7 16, 16 और 25 41 क्वेश्चन मिल गए आज की क्लास से। ठीक है, तो कल अपने मिलते हैं अगली क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी रिस्पॉन्स जरूर दें। ठीक है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये सारा काम आपको करना है और कुछ नहीं करना। तो एक बार फिर से आपको सभी की एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।